Hello students, welcome back to the Medical Education as we are doing master series of question paper। जैसा कि हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे तो उसमें आज हम लोग सॉल्व करेंगे, एनालाइज करेंगे और इवेलुएट करेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स जो भी हमारा लॉन्ग क्वेश्चंस होगा उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे, जिसमें से कि जो हमारा टॉप 6 क्वेश्चंस होगा, जो हमारा टॉप 6 क्वेश्चन सबसे मेन होगा उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे और एनालाइज करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे, कैसे क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे आंसर को बहुत ही अटेंटिव वे में बनाएंगे, इंपरेटिव वे में बनाएंगे, ताकि उससे जो भी हमारा एग्जामिनर होगा, जो भी हमारा कॉपी चेकर होगा, उसको हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दे सके। और उसमें स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन में को कैसे फ्लो चार्ट के वे में लिखेंगे, उसको फिर कैसे हम लोग निमोनिक्स में यूज़ करके लिखेंगे, हर तरीके से आज हम लोग क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। जैसे जैसे हम लोग करीब आते जा रहे हैं हमारे अपकमिंग एग्जाम के लिए, उसमें हम लोग स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और ध्यान देंगे कि क्वेश्चन के पैटर्न को और हमारे आंसर के लिखने के तरीके को। और उसमें स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन को लिखने के जानेंगे, क्योंकि जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो हमारा सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, तो हमारा जो ज़्यादा क्वेश्चन मार्क कैरी करेगा उस क्वेश्चन को हम लोग ज़्यादा अटेंशन देंगे। इसलिए अटेंशन देंगे क्योंकि जो लॉन्ग होता है स्टूडेंट्स वो हमारा 3 पैटर्न पे आता है। 5 क्वेश्चन मिलता है जिसमें कि हम लोग को 3 सॉल्व आउट करना होता है, और जिसमें से कि प्रत्येक क्वेश्चन जो हमारा होता है 15 मार्क्स का होता है। तो हर एक क्वेश्चन क्योंकि 15 मार्क्स का है तो ऑफ कोर्स इट हैज़ वेटेज, इसके पास वेटेज होता है, जिसके कारण हम लोग को इसको सॉल्व करना होता है। तो एज today we will evaluate and analyze our question paper for our upcoming examination of the FON. So now we will practice towards this question. जैसा कि स्टूडेंट्स हमारा मास्टर सीरीज था, मास्टर सीरीज ऑफ एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन बैंक, मतलब कि हम लोग जो भी मेन क्वेश्चन था उसको हम लोग पिक करके चूज करके इसमें हम लोग सेलेक्ट करके डाले हैं, जिसको हम लोग सॉल्व आउट करेंगे और आज देखेंगे कि कैसा क्वेश्चन है। जिसमें कि स्टूडेंट हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन स्लीप, जो कि क्वेश्चन ए है। और क्वेश्चन नंबर ए जो है स्टूडेंट्स ये हमारा 2 मार्क्स का होता है, बी जो होता है स्टूडेंट्स हमारा 6 मार्क्स का होता है, और जो सी होता है स्टूडेंट्स वो हमारा 7 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ए स्लीप के बारे में पूछा गया है, फैक्ट एक्सप्लेन द वेरियस अफेक्टिंग फैक्टर्स पूछा गया है, और सी डिस्कस स्टेजेस, मतलब कि स्टेजेस के बारे में पूछा गया स्टूडेंट्स। ये हमारा 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स, जिसमें कि 2, 6 और 7 के पैटर्न पे आता है। ये हमारा ए होता है, ये हमारा बी होता है और ये हमारा सी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें आज हम लोग देखेंगे डिफाइन स्लीप, क्योंकि ये 2 मार्क्स का है क्वेश्चन, तो जाहिर सी बात है कि एक ऑथर बेसिस वाला आंसर लिखेंगे स्टूडेंट्स और एक हमारा जो भी खुद के बेसिस पे होगा वो हम लोग आंसर लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है डिफाइन स्लीप, स्लीप से आप क्या समझते हो। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ए यहाँ पे मेंशन कर देंगे लॉन्ग, क्वेश्चन नंबर 1 का ए आंसर। और स्टूडेंट्स क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा तीनों जो भी स्प्लिटिंग वे में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए, बी और सी, ये हमारा स्प्लिटिंग वे में है, तो ये क्वेश्चन पूरा हमारा स्लीप पे मैटर करता है। तो आप एग्जामिनर को ऐसे दिखाना स्टूडेंट कि आप स्लीप वाला जो क्वेश्चन है उसको पूरा आप एक बार में अटेंड किए हो। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को अटेंटिव वे में लिखेंगे। तो कैसे हम लोग अटेंटिव वे में लिखेंगे, उसको हम लोग लिखेंगे स्लीप। जो हमारा मेन टॉपिक होगा स्टूडेंट्स उसको हम लोग एटलीस्ट 4 to 5 लाइन में या 3 लाइन में ऐसे लिख करके उसको हम लोग बादल में या फिर बॉक्स में बना करके हाईलाइट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, ऐसे लिखेंगे स्लीप। उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया स्टूडेंट्स, डिफाइन स्लीप। तो डिफाइन स्लीप है तो इसको हम लोग लिखेंगे डिफिनेशन। इसमें लिखेंगे सबसे पहले स्लीप इज डिफाइंड एज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऐसे क्वेश्चन लिखेंगे, उसमें क्या लिखेंगे, स्लीप को कैसा डिफाइन करते हैं। तो स्लीप इज डिफाइंड एज, आपको किसी भी डिफिनेशन में स्टूडेंट सबसे पहले स्लीप को डिफाइन करना है तो किसी भी टर्म को इज डिफाइंड एज के बाद कॉमा दे करके डबल इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करके आपको अपना जो भी कंटेंट है, डिफिनेशन है, वो आपको डालना है। जैसे कि स्लीप क्या है, तो स्लीप इज स्टेट रिकॉर्डिंग स्टेट ऑफ comfort and rest
और रिड्यूस्ड कॉन्शियस लेवल इन ऑर्डर टू प्रोमोट कंफर्ट एंड रेस्ट टू द पेशेंट इज कॉल्ड स्लीप। मतलब कि स्लीप एक ऐसा रिकॉरिंग स्टेट है जो कि बार बार होता है, एक साइकिल के तौर पे। उसमें लोग सोते हैं ताकि उनका जो भी ब्रेन का डेवलपमेंट हो, कंफर्ट और रेस्ट हो, उसको हम लोग प्रोमोट कर सके, जिसमें क्या होता है हमारा कॉन्शियस लेवल, जो भी ब्रेन का मतलब कि फंक्शन होता है वो अल्टर्ड होता है। इसी को क्या बोला गया स्टूडेंट्स? इसी को हम लोग स्लीप बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं। एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग स्लीप। ऐसा कौन कौन सा वेरियस तरह तरह के फैक्टर्स है जो हमारे स्लीप को अफेक्ट करता है, ये पूछा गया है हमारे क्वेश्चन नंबर बी में। तो क्वेश्चन नंबर बी में पूछा गया है कि हमारे ऐसा कौन कौन सा फैक्टर्स है जो कि स्लीप के पैटर्न को डिस्टर्ब करता है। तो इसमें हम लोग स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है ये 6 मार्क्स का है हमारा। तो मैंने बताया था ना क्वेश्चन को अटेंटिव वे में बनाना है, बहुत ही इंपरेटिव वे में बनाना है, ताकि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा ऐसे वे में, नैरेटिव वे में नहीं होना चाहिए। तो हम लोग उसके लिए फ्लो चार्ट बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग फ्लो चार्ट के लिए स्टूडेंट्स इसमें हम लोग लिख सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं ऐसे ऐसे मिडिल में हम लोग इस तरह से लिख लेंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर बी लिखेंगे स्टूडेंट, उसके बाद लिखेंगे फॉलोइंग आर द वेरियस फैक्टर्स विच विल अफेक्ट द स्लीप। पहले हम लोग को स्टूडेंट्स आंसर में इस हेडिंग के थ्रू बता देना है कि हम लोग किस पे आंसर लिखने वाले हैं। अगर हम लोग ये हेडिंग बता देते हैं, डिनोट कर देते हैं ये हेडिंग, तो जो सामने वाला जो कॉपी चेकर होता है उसे पता होता है, उसे क्वेश्चन पलटने की जरूरत नहीं होती, वो फ्रस्ट्रेट या इरिटेट नहीं होता है बार बार क्वेश्चन पलट के। ये आपके आंसर्स में ही टॉपिक जान जाता है कि आप किसके ऊपर आंसर लिखे हो, लॉन्ग है कि शॉर्ट है, उतना उनको पता होता है। और बस ये टॉपिक देख करके आपके जो सब पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं वो। तो जो हमारा होगा वो हम लोग लिख लेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्लीप। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारा फैक्टर है उन सभी को यहाँ पे फ्लो चार्ट के थ्रू मेंशन करेंगे। तो हमारा कौन कौन सा आंसर है? एज, स्ट्रेस, एक्सरसाइज, स्लीप शेड्यूल, डाइट, मेडिकेशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो कुछ पॉइंट्स है, ये जो कुछ फैक्टर्स है, ये क्या करते हैं हमारे स्लीप के पैटर्न को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होगा, किसी भी तरह का मेडिकेशन हो गया, जैसे कि मेडिकेशन के एग्जांपल में आप लोग लिख सकते हो डायोरेटिक्स। आप सभी को एक एक पॉइंट इसके बाद थॉरली, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सप्लेन बोला गया है तो आपको हर एक पॉइंट को थॉरली एक एक करके एक्सप्लेन करना होगा। तो इसमें एज के बारे में लिख सकते हैं कि जो ओवर एज होता है उनमें क्या होता है, जो भी हमारे स्पिंक्चर वगैरह वो फीवल हो जाते हैं, जिसके कारण से बार बार उनको वॉइडिंग के लिए जाना पड़ता है। फिर स्ट्रेस की वजह से स्लीप नहीं आता है, हम लोग बार बार कंटिन्यूस थिंकिंग करते रहते हैं, उसके वजह से। एक्सरसाइज की वजह से बॉडी जो होता है रिलैक्स मोड पे नहीं होता है। और स्टूडेंट्स, जब तक हम लोग रिलैक्स मोड में नहीं जाएंगे हम लोगों को स्लीप नहीं आएगा। उसके बाद हमारा स्लीप शेड्यूल, अगर हम लोग बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम यूज़ करते हैं, स्लीप शेड्यूल हम लोग अपना डिस्टर्ब रखते हैं, तो उस केस में भी स्टूडेंट्स हम लोग अगर ऊपर नीचे अब हमारा टाइम होता है तो उस टाइमिंग के वजह से बहुत ही ज़्यादा हमारे बॉडी को डिसकम्फर्ट फील होता है। फिर डाइट हो गया कि आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग वगैरह कुछ कर लेते हैं, या फिर बेवरेजेस ले लेते हैं, निकोटीन जैसे कि चाय ले लिए, कॉफ़ी ले लिए। तो इन सभी सब्सटेंस से स्टूडेंट्स क्या होता है, जो हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है वो उस टाइम के लिए फास्ट हो जाता है, जिसके वजह से हमारी बॉडी जो होती है वो रेस्टिंग पोजीशन में नहीं आ पाती है, जिससे कि हमारा स्लीप डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसी तरह से फर्दरली 1 बाय 1 हम लोग सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। फिर सही में आते हैं, डिस्कस द स्टेजेस ऑफ स्लीप एंड वेज टू प्रोमोट रेस्ट एंड स्लीप। इसमें क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि स्टेजेस, स्लीप के कौन कौन से स्टेज है और ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि हम लोग रेस्ट और स्लीप को प्रोमोट कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग स्टूडेंट्स देखेंगे
लोग सबसे पहले स्टूडेंट्स देखेंगे स्टेजेस में। तो स्टेजेस में आता है स्टूडेंट्स NREM और एक हमारा आता है REM। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक आता है हमारा 1 2। तो ये हमारा 2 स्टेजेस है स्टूडेंट्स, जिसमें कि पहला हमारा होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट। क्या होता है स्टूडेंट्स? नॉन रैपिड आई मूवमेंट। एक होता है स्टूडेंट्स हमारा रैपिड आई मूवमेंट। इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट में 3 फेज होता है। नॉन रैपिड आई मूवमेंट 1, नॉन रैपिड आई मूवमेंट 2, नॉन रैपिड आई मूवमेंट 3, जिसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, एक में लाइट स्लीप, दूसरा में होता है स्टूडेंट्स हमारा मॉडरेट स्लीप और तीसरा में हमारा होता है स्टूडेंट्स डीप स्लीप। ठीक है, रैपिड आई मूवमेंट, जो हमारा रैपिड आई मूवमेंट होता है स्टूडेंट्स, ये हमारा डीप स्लीप ही होता है काइंड ऑफ। ठीक है, जिसमें कि हम लोग क्या होता है, जो हमारा ड्रीम फेज का ऑकरेंस होता है, जो ड्रीम फेज वाला टाइमिंग होती है, वो हमारा रैपिड आई मूवमेंट में ही आता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल में लिखते थे ड्रीमिंग फेज। ठीक है, इसको हम लोग ड्रीमिंग फेज भी एग्जाम्पल में डाल सकते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट्स, ऐसा वेज कौन सा ऐसा तरीका है जिससे कि हमारा जो स्लीप पैटर्न है वो प्रोमोट होता है। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट्स लिखेंगे फॉलोइंग आर द वेज टू प्रोमोट रेस्ट एंड स्लीप। तो ऐसा कौन सा तरीका है, तो अगेन स्टूडेंट्स इसके लिए हम लोग फ्लो चार्ट बनाएंगे। ठीक है, तो किसी भी तरह से सुंदर इंटरेस्टिंग रहने के लिए हम लोग दूसरा फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो इसमें स्टूडेंट्स हम लोग अम्ब्रेला से बना सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्लो चार्ट लगता है स्टूडेंट्स। आप अगर लिटरेचर कॉपी लिख रहे हो, सोशियोलॉजी हो गया, मैं अदर सब्जेक्ट के बारे में ही बता रही हूँ, फंडामेंटल हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, सीईटी हो गया, ये सब आपकी कुछ ऐसे फर्दर सब्जेक्ट्स हैं जो कि लिटरेचर बेस्ड होते हैं। तो आप अपनी लिटरेचर बेस्ड कॉपी को जितना इंटरेस्टिंग, जितना इंपरेटिव बनाओगे, एग्जामिनर आपको उतना ज़्यादा मार्क्स देंगे। तो आप उसको कैसे बना सकते हो, डायग्रामेटिक वे में थोड़ा सा फ्लो चार्ट बनाओगे। आप जितना भर भर के फ्लो चार्ट बनाओगे, कॉपी आपका उतना इंटरेस्टिंग, उतना इंपरेटिव, उतना सुंदर लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप अपने कॉपी को इंपरेटिव बना सकते हो। तो इसके फर्स्ट में क्या लिख देंगे, क्योंकि हम लोग बेस बता रहे प्रोमोशन के लिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, अवॉइड बिग मील, अवॉइड एक्सरसाइज, डू योगा एंड मेडिटेशन, फॉलो स्लीप शेड्यूल, लिमिटिंग स्क्रीन टाइम, कूल प्लस डार्क प्लस काम इन्वायरमेंट, मैनेज स्ट्रेस। इसके फिर ये इसके जो स्टूडेंट्स जो ये स्टिक है, इसमें भी हम लोग लिख देंगे क्या है, तो फॉलोइंग आर द वेज टू प्रोमोट स्लीप। तो इसमें हम लोग लिख देंगे। ठीक है, आप लोग अपने लैंग्वेज में यहाँ पे लिख सकते हो। तो इसमें हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें फिर मार्किंग कर देंगे स्टूडेंट्स हम लोग 1 2 3 4 5 6 7। देखो, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारा जो सी क्वेश्चन था वो 7 मार्क्स का था, तो एटलीस्ट यू हैव टू ऐड 6 और 7 पॉइंट्स टू दी क्वेश्चन। आपको 7 मार्क्स से क्वेश्चन में एटलीस्ट 6 to 7 पॉइंट्स लिखने हैं और उसको फर्दरली थॉरली थोड़ा आपको बताना है। जैसे कि आप फ्लो चार्ट बना लिए, उसके बाद आपको 1 by 1 लिखना है और सभी के बारे में थोड़ा आपको बताना है कि आप इस लाइन को क्यों लिखे, क्या उस लाइन से समझते हैं। तो जैसे कि हम लोग लिखे थे कि अवॉइड बिग मील, मतलब कि हम लोग जो भी हमारा
स्किप कर सकते हैं, नॉनवेज ना खा करके वो वेजिटेरियन खा सकते हैं, या फिर रात में कुछ लाइट मील्स ले सकते हैं, या फिर नाइट में डिनर को भी स्किप करने से हमारा जो स्लीप शेड्यूल होता है स्टूडेंट वो मेंटेन रहता है। तो इसी तरह से फर्दरली 1 बाय 1 आपको थोड़ा थोड़ा आपको बताना है और फिर लिखना है। आप फ्लो चार्ट बनाते हो, इससे बहुत ही इंपरेटिव लगता है। तो दिस इज हाउ यू कैन राइट योर आंसर इन दिस वे। सो नाउ मूव टुवर्ड्स द अदर क्वेश्चन। So students, our second question is again in splitting way. A, B or C that carry, A will carry 2 marks, B will carry 6 marks and C will carry our 7 marks. तो यहाँ पे पूछा गया define health. Health से आप क्या समझते हो? Health क्या है? तो health is a complete state of mental, physical, social and spiritual well-being and not merely absence of any disease is known as हेल्थ। हेल्थ का हम लोग डिफिनेशन दे देंगे जो कि WHO के अकॉर्डिंग था, वो वाला हम लोग लिखेंगे। हेल्थ का अगर डिफिनेशन पूछे स्टूडेंट तो एनी हाउ यू हैव टू राइट द WHO डिफिनेशन, ठीक है। WHO का डिफिनेशन देंगे, उसके बाद एक हम लोग एज योर विश, या फिर स्टूडेंट्स मैं एक फ्लो चार्ट बना सकती हूँ, उसमें इस तरह से आप लोग लिखेंगे बीच में हेल्थ, फिर इस तरह से आप लोग फ्लो चार्ट सिंपल सा बना सकते हो, इसमें सोशल लिख करके, इसमें फिजिकल, इसमें मेंटल और इसमें स्पिरिचुअल। तो इस तरह से आप लिख लेना स्टूडेंट्स। आपको एक डिफाइन आता है, उसके बाद डिफिनेशन के बाद आप ये फ्लो चार्ट बना दो। यू विल डेफिनेटली गेट दिस द मार्क्स फॉर दिस। आप अगर इस तरीके से बनाते हो आपको इसके लिए पक्का मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। देन वी विल मूव टुवर्ड्स द अदर क्वेश्चन। हमारे बी में इनलिस्ट द डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ। इसमें स्टूडेंट्स हम लोग को सिर्फ इनलिस्ट करना है। क्या करना है? इनलिस्ट करना है, बहुत बताना नहीं है, ठीक है। तो इनलिस्ट करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? सबसे पहले हम लोग एक फ्लो चार्ट बना लेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में स्टूडेंट सिर्फ इनलिस्ट बोला गया है, तो इसमें मेंशन कर लेंगे डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ, ठीक है। उसके बाद हम लोग सुंदर सा एक फ्लो चार्ट। स्टूडेंट्स मैं आपको इस प्रैक्टिस के थ्रू बता रही हूँ कि कैसा कैसा आप लोग चाहो तो फ्लो चार्ट्स वगैरह बना सकते हो, ठीक है। तो इसमें इस तरह से ऐसे ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। जो भी हमारा होगा तो पहला में हम लोग लिख सकते हैं जेनेटिक मेकअप, इन्वायरमेंट, लाइफस्टाइल, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, ऑक्यूपेशन, उसके बाद आ गया हमारा एजुकेशन, फिर हमारा हो गया स्टूडेंट्स इसमें पॉवर्टी, इलनेस, स्ट्रेस। जैसा कि स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में बोला गया हमें इन लिस्ट बताना है। जब भी स्टूडेंट्स इन लिस्ट बोला जाए देन यू हैव टू नो, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इन लिस्ट का मतलब सिर्फ आपको पॉइंट वाइज लिखना है, यू डोंट हैव टू जस्ट एक्सप्लेन। इन लिस्ट कर दिया है हमने और बस उसके बारे में देयर इज ऑलवेज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इन लिस्ट एंड डिस्कस और एक्सप्लेन। अगर एक तरफ आपको इन लिस्ट पूछा जाए और एक तरफ आपको डिस्कस बोला जाए स्टूडेंट्स, तो इन दोनों में बहुत ही डिफरेंस होता है, ठीक है। हमें इन लिस्ट बोला गया था तो हम लोग बस सिंपली फ्लो चार्ट के थ्रू इन लिस्ट कर देंगे, और अगर आपको एग्जाम्पल लिखना है तो आप चाहो तो एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हो इसमें, एंड यू विल जस्ट गेट मार्क्स फॉर दिस, ओके। तो इस तरह से आप सुंदर से फ्लो चार्ट बना रख सकते हो और जो कि बहुत इंपरेटिव लगेगा। फिर थर्ड क्वेश्चन है हमारा डिस्कस अबाउट द डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, ठीक है। तो इसमें डायमेंशंस बोला गया है, तो हम लोग लिखेंगे, इसमें आंसर लिखेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का सी आंसर, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स फॉलोइंग आर द डायमेंशन ऑफ हेल्थ आर,
ठीक है। इसमें अब हम लोग एक सुंदर सा डायमेंशन के लिए फ्लो चार्ट बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। जिसमें हम लोग पहला लिखेंगे स्टूडेंट्स फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल। उसके बाद हम लोग और लिख सकते हैं स्टूडेंट्स इन्वायरमेंटल, और एक हमारा हो जाएगा स्टूडेंट्स इमोशनल। यू नो स्टूडेंट्स वेयर इज डिस्कस, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स डिस्कस है, तो हमें क्वेश्चन को क्या करना होगा डिस्कस, थोड़ा इलेबोरेट करना होगा। तो इस तरह से जब हम लोग मेंशन कर देंगे डायमेंशंस को, पॉइंट इसको मार्किंग कर देंगे हमेशा पॉइंट्स को, एग्जामिनर को दिखाना है कि आप कितने पॉइंट्स ऐड किए हो। एंड यू ऑलवेज राइट फुल फॉर्म, नेवर राइट दी शॉर्ट वे, आपको हमेशा फुल फॉर्म लिखना है। देन आफ्टर फ्लो चार्ट बना लिए, यू हैव टू एक्सप्लेन वन बाय वन। फर्स्ट में लिख लेंगे फिजिकल, फिर दूसरे में लिख लेंगे हम लोग मेंटल, थर्ड में लिख लेंगे हम लोग फिर इमोशनल, फिर वन बाय वन इसको हम लोग डिफाइन कर देंगे, ठीक है। डिफाइन करेंगे तो फिजिकल में मैं क्या बताई थी कि जो भी हमारा फिजिकल हेल्थ हो गया, जैसे कि हमारा कॉम्प्लेक्शन क्या हुआ, स्किन का क्या कलर है, कैसे हम लोग मतलब कि रहते हैं, कैसे हम लोग खाते हैं पीते हैं, वो हमारा फिजिकल में आ गया। तो उस तरह से हम लोग फिजिकल में लिख देंगे, एग्जाम्पल में भी हम लोग डाल देंगे कि गुड कॉम्प्लेक्शन, उसमें क्या होता है जो भी हमारे इंडिया में गुड कॉम्प्लेक्शन उसको कहीं ना कहीं प्रायोरिटी बहुत दिया जाता है। तो ये हमारा फिजिकल हेल्थ में फिजिकल डायमेंशन में आ गया, हेल्थ के फिजिकल डायमेंशन में, मतलब कि हम लोग कैसे अपने बॉडी को देखते हैं। तो जो हमारा इंटरनल हो गया वो भी हमारे इसी में आएगा, इंटरनल ऑर्गन जो भी हमारा हो गया कि कैसे मतलब हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म वर्क करता है, ये हमारे फिजिकल डायमेंशन ऑफ हेल्थ में आता है। मेंटल में कि हाउ वी थिंक, किस तरह से हम लोग सोचते हैं, ये हमारे मेंटल में आएगा। सोशल, हाउ वी इंटरेक्ट विथ सोसाइटी, हम लोग कैसे सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से कैसे बात करते हैं, कैसे अपना रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, ये हमारे सोशल। स्पिरिचुअल में आ गया जो हमारा सोल सेटिस्फैक्शन हो गया, कैसे हम लोग मतलब कि हमारा फेवरेबल हो या अनफेवरेबल कंडीशन हो उसमें कैसे हम लोग अपने आप को कंट्रोल करते हैं, बैलेंस रखते हैं। फिर इमोशनल में आ गया हाउ वी थिंक, हाउ वी परसीव, कैसे हम लोग सोचते हैं, कैसे हम लोग परसीव करते हैं, दूसरे के एटीट्यूड के टुवर्ड्स बात करते हैं, वो हमारे किसमें इमोशनल में आ गया। और एक और हुआ हमारा जो हमारा स्टूडेंट्स इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैसे हम लोगों को करना है। जैसे कि इन्वायरमेंट में सभी चीज़ आ गए, इंसेक्ट्स वगैरह हो गए, पैरासाइट्स हो गए, बैक्टीरिया, वायरस, हम लोग सब कुछ हो गए। तो ये हमारा आएगा इन्वायरमेंट डायमेंशन ऑफ हेल्थ में, ठीक है। इस तरह से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। डायमेंशन ऑफ हेल्थ में हम लोग इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। इस तरह से हम लोग हेक्सागोनल चार्ट बनाएंगे और उसमें सारे वन बाय वन जो भी हमारे पॉइंट्स उसको नोट डाउन करेंगे और उसको फिर वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बोला गया है स्टूडेंट्स एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ आईवी कैनुलेशन इन डिटेल, मतलब कि जो हम लोग जो आईवी कैनुलाइजेशन करते हैं, जो हम लोग सुई लगाते हैं नस में, उसके लिए उसके प्रोसीजर को हम लोग को एक्सप्लेन करना है कि कैसे हम लोग आईवी कैनुलेशन करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले स्टेप या फिर फेज वाइज बताएंगे या फिर वन बाय वन स्टेप के थ्रू प्रोसीजर बताएंगे, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे हम लोग फॉलोइंग आर द steps of procedure of IV कैनुलाइजेशन, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहला जो लिखेंगे वो हमारा क्या होगा प्रेपरेशन, वो हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स प्रेपरेशन। दूसरा में हम लोग का होगा सेलेक्ट दी वेन, फिर तीसरा क्या होगा हमारा स्टूडेंट्स क्लीन द साइट। चौथा में क्या होगा स्टूडेंट्स इंसर्ट द कैनूला। फिर पांचवा में
सिक्योर द कैनुला। फिर छठा आता है स्टूडेंट्स हमारा कॉम्प्लीशन। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग सारे स्टेप्स को वन बाय वन मेंशन करेंगे, लिखेंगे, नोटिस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे उसमें कि क्या क्या लिख सकते हैं। पहले हम लोग सारा स्टेप्स लिख दिए, स्टेप 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिख लिए, सारे स्टेप्स के नाम लिख लेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग इसको वन बाय वन स्टेप को फॉलो करेंगे, ठीक है। प्रिपरेशन, तो वी विल आइडेंटिफाई द पेशेंट, वी विल फॉलो द फिजिशियंस ऑर्डर, देन वी विल वियर द ग्लोव्स एंड फॉलो हैंड वॉशिंग। हम लोग हैंड वॉशिंग करेंगे, फिर ग्लोव्स पहनेंगे, जो भी डॉक्टर हम लोग को प्रिस्क्राइब करेंगे कि कहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। फिर सेलेक्ट द वेन स्टूडेंट्स, फिर हम लोग को वेन सेलेक्ट करना होगा हमेशा। जो भी होगा, जो भी हमारा साइट होगा, जैसे कि मान लीजिए हमारा ये जो साइट होता है, फोर आर्म होता है, और हमारा जो हैंड होता है हमेशा उसमें, ये जो हमारा होता है स्टूडेंट्स, ये जो हैंड होता है, हम लोग हमेशा यहाँ पे या फिर ये वाला जो एरिया होता है, हम लोग हमेशा कैनुलाइजेशन के लिए कौन सा साइट प्रिस्क्राइब करते हैं, या तो हमारा ये एरिया हो गया, ये साइट हो गया स्टूडेंट, या तो हम लोग इस साइट में एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। हम लोग हमेशा कितना 15 से 20 सेंटीमीटर जो भी होगा उसके आसपास एरिया को छोड़ करके कैनुलाइजेशन करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, क्लीन द साइट, वी विल ऑलवेज यूज एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन टू क्लीन द कैनुलाइजेशन साइट इन ऑर्डर ऑफ इनवर्ड टू आउटवर्ड इन अ सर्कुलर मोशन। हम लोग हमेशा सर्कुलर मोशन में अंदर से बाहर की ओर उसको क्लीन करेंगे, कॉटन स्वैप से एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डिप करके, ठीक है, उसके साथ करेंगे। उसके बाद हम लोग स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट द कैनुला, जो भी कैनुला का बेवल होगा, जैसे कि ये होता है ना इंजेक्शन, तो ये जो हमारा होता है स्टूडेंट्स, ये हमारा होता है बेवल। तो जो भी इंजेक्शन का हमारा बेवल होता है वो हमेशा अपवर्ड रखेंगे इंसर्ट के टाइम, ठीक है। और ऑलवेज इंसर्ट द कैनुला इन द स्ट्रेट वेन इन द एंगल ऑफ 50 to 30 डिग्री। हमेशा कैनुलाइजेशन किस डिग्री वेन में कैसे इंसर्ट करेंगे, 15 से 30 डिग्री के एंगल में हम लोग कैनुलाइजेशन को इंसर्ट करेंगे, जो भी हमारा सेलेक्टेड वेन होगा उसमें, ठीक है। फिर हम लोग कैनुला को स्टूडेंट्स सिक्योर करेंगे, वी विल टेपिंग और वी विल stick the cannula into the patient skin with a help of स्टिकिंग एडहेसिव टेप। जो भी हमारा एडहेसिव टेप होगा उसकी मदद से हम लोग कैनुला को सिक्योर करेंगे, कैनुला को अपनी जगह से हिलने ना देंगे, उसमें डिसलोकेशन चेक करेंगे कि कैनुला किसी भी तरह से रप्चर वगैरह तो नहीं है, कैनुला में किसी भी तरह का लीकेज तो नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसमें नीडल निकाल करके चेक करेंगे कि जो हमारा ब्लीडिंग वगैरह वो तो नहीं हो रहा है। फिर वी विल रिमूव आउट द नीडल एंड देन आफ्टर वी विल टेपिंग द कैनुला ऑफ द साइड ऑफ द हैंड। जो भी हम लोग हमारे हाथ का साइड होगा उसमें हम लोग टेपिंग कर देंगे। फिर कंप्लीशन, जब कंप्लीशन हो जाएगा तो हम लोग किसी भी लीकेज के लिए, स्वेलिंग के लिए, डिस्कलरेशन के लिए असेस करेंगे पेशेंट के कैनुलाइजेशन साइट पे, एंड देन आफ्टर वी विल डॉक्यूमेंट द कैनुलाइजेशन डेट, टाइम एंड साइट ऑफ द कैनुला। हम लोग समय मतलब कि लिखेंगे, डेट लिखेंगे, टाइम लिखेंगे, और जो भी कैनुला का साइट होगा उसको हम लोग मार्क करेंगे स्टूडेंट। देन वी विल फॉलो द हैंड वॉशिंग अगेन बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसीजर एंड आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ द प्रोसीजर वी विल डू हैंड वॉश प्रोसेस। ओके, दिस इज द वे how you can write your IV cannulization in the steps or phases, like you have to write 6 steps and then after you have to explain one by one steps in this procedure। आप इस तरह से एक एक करके लिखोगे और एक एक स्टेप्स को आप बताओगे, जैसा कि मैंने बताया कि इस स्टेप में ये करेंगे, इस स्टेप में ये करेंगे। दिस इज द योर राइटिंग वे। आप इस तरह से आंसर को राइट करोगे एंड एट लीस्ट यू हैव टू ऐड 2 to 3 points in one स्टेप्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप लिखोगे आंसर को। देन वी विल मूव टुवर्ड्स द अदर क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन, डिफाइन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हो? अगेन दिस इज 2 marks and you have to write an author basis and you have to write one by as your wish।
तो आप एक में आंसर लिखेंगे कम्युनिकेशन क्या है, तो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, common objectives between one or more than one people to informate about the information is known as communication। आप सेंडर हो एक तरह से और आप जो भी आपका रिसीवर होगा उसको आप मैसेज को सेंड करोगे ताकि रिसीवर आपका मैसेज रिसीव कर सके, जिसमें कि एक या एक से अनेक लोग होते हैं जो कि अपने बीच का कॉमन आइडियाज़ होता है, थॉट्स होता है, बात होता है, जानकारी होती है, इंफॉर्मेशन होता है, वो सब शेयर करते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन प्रोसेस कहते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन बी, डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के क्या क्या एलिमेंट्स है, तो उसको स्टूडेंट्स हम लोग फिर से फ्लो चार्ट के थ्रू भी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का बी का आंसर, फिर इसमें हम लोग लिखेंगे एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन, इस तरह से लिख लेंगे। फिर हम लोग एक फ्लो चार्ट के थ्रू बनाएंगे, फ्लो चार्ट के टाइप से बनाएंगे। ठीक है, यहां पे लिखेंगे स्टूडेंट्स हम लोग सेंडर, रिसीवर। सेंडर क्या करेगा स्टूडेंट्स, मैसेज को सेंड करेगा रिसीवर तक। रिसीवर क्या करेगा, मैसेज को इंटरप्रेट करेगा जो भी सेंडर के द्वारा भेजा गया है, किसी भी तरह के मैसेज को भेजेगा जो कि हमारा चैनल हो गया या फिर मीडियम हो गया। फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, जो भी सेंडर मैसेज भेजेगा, रिसीवर क्या करेगा, उसको फीडबैक देगा। जो भी उसका रिस्पांस होगा, जो भी उसका स्टिमुलाई के प्रति रिस्पांस होगा, उस रिस्पांस को वो फीडबैक के थ्रू जो भी रिजल्ट होगा वो बताएगा। जैसे कि सेंडर मैसेज यूज करता है, लैंग्वेज यूज करता है इंग्लिश, हिंदी, या फिर मैसेज लिखता है रेटिंग फॉर्म में। ये स्टूडेंट्स वर्बल या नॉन वर्बल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, इनकोड। सेंडर क्या करेगा, मैसेज को इनकोड करेगा, और रिसीवर जो क्या होगा वो मैसेज को डिकोड करेगा। देन वन बाय वन आपको लिखना है, सेंडर लिखेंगे, देन आफ्टर रिसीवर लिखेंगे, देन आफ्टर मैसेज लिखेंगे, देन आफ्टर फीडबैक। दिस 4 आर द योर एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन बाय विच अ पर्सन टॉक्स टू द अनदर पर्सन। ठीक है, तो इस तरह से आपको एलिमेंट्स को डिस्कस करना है। नाउ कम टू द क्वेश्चन सी, एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस। ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग आंसर में लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन 7 मार्क्स का है, तो इसको फिर से हम लोग एक सुंदर सा फ्लो चार्ट बनाएंगे। मैं आपको सारे आंसर्स में, ये हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस होने वाला है। मैं आपको इस क्वेश्चन में तरह तरह के सारे फ्लो चार्ट्स बताऊंगी जो कि एग्जाम में बहुत ही अटेंटिव और इम्परेटिव लगेगा। तो आप इस वीडियो के थ्रू बहुत ज़्यादा सीख सकते हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग स्टूडेंट्स डिफरेंट तरह का बनाएंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे फिर से अब एक डिफरेंट फ्लो चार्ट ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखते हैं सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग लिख लेंगे, फॉलोइंग आर द फैक्टर्स influencing communication process, then after you have to add a cloud, आपको क्लाउड में बंद कर देना है, क्वेश्चन मार्क्स लिख देना है, सी का आंसर। फिर आपको इसमें लिखना है फैक्टर्स, फैक्टर्स लिख देंगे। उसके बाद हम लोग सबसे पहले स्टूडेंट्स लिखेंगे डेवलपमेंट, जेंडर, environment, roles and relationship, interpersonal, attitude, personal,
स्पेस, कॉन्ग्रुएंस। उसके बाद हम लोग इसमें एक और डाल सकते हैं स्टूडेंट्स, हमारा एटीट्यूड या फिर जो भी हमारा इन्वायरमेंट वाला होगा। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हो, या फिर इसमें वैल्यू और परसेप्शन भी ऐड कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, देन यू हैव टू एक्सप्लेन एवरी पॉइंट वन बाय वन। आपको वन बाय वन सारा पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। जैसे कि डेवलपमेंट, जाहिर सी बात है जब हम छोटे होते हैं तो हमारा जो डेवलपमेंट होता है कम्युनिकेशन का, हम लोग किस वे में करते हैं, तो हम लोग जो भी हमारी दादी नानी होती है उसको हम लोग कहते हैं हम लोग को स्टोरी बताइए। तो जो हम लोग स्टोरी से सीखते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारा कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होता है। जो हम लोग जब अपने चाइल्डहुड एज में होते हैं तो हम लोग स्टोरी को ही नैरेटिव वे बना लेते हैं, फिर उससे क्या करते हैं हम लोग उस चीज को, डेवलपमेंट को क्या करते हैं हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं और आगे चल के ये हमारा कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। देन आफ्टर देयर इज जेंडर, जाहिर सी बात है देयर विल बी ह्यूज डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज। जाहिर सी बात है गर्ल्स जो होती है वो हर स्टेटमेंट को बहुत ही कन्फर्मेटरी वे में रखती है, लेकिन जो बॉयज होते हैं स्टूडेंट्स वो बहुत ही ऐसे ही थॉर्डली बोल देते हैं और चीज़ों को वो बहुत हल्के में लेते हैं। तो ये बहुत ही जेंडर मैटर करता है। देन आफ्टर इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट होता है स्टूडेंट्स, वो हमारे इन्वायरमेंट में क्या, जैसे कि किसी भी तरह का हॉस्पिटल में हार्ट पेशेंट है, अगर वहाँ पे नॉइस पोल्यूशन हो रहा है तो उससे हमारे इन्वायरमेंट से भी क्या होता है, वहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। फिर रोल्स एंड रिलेशन, हम लोग किस तरह के रोल्स प्ले करते हैं अपने सोसाइटी में, अपने फैमिली में, रिलेशन कैसा मेंटेन करते हैं, उससे भी मायने रहता है। फिर जो हमारा पर्सनल स्पेस हो गया, हम लोग अपने पर्सनल स्पेस में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मतलब कि जो भी हमारा पर्सनल स्पेस हो गया उसके बारे में नहीं बात करते। जैसे कि हम लोग प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल को कभी भी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं बात करना चाहिए। अपने पर्सनल लाइफ को रेस्पेक्ट देते हुए प्रोफेशनलिज्म को हमें फॉलो करना चाहिए। देन आफ्टर हमारा क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस मतलब कि अगर कोई सामने वाला व्यक्ति किसी चीज के बारे में बात कर रहा है तो उसे हमें उस बात से एग्रीड करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए उसकी बातों को। कॉमन एडजेक्टिव्स जो हमारे मैच होते हैं उसी को यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस बोला गया है। फीलिंग ऑफ अग्रीइंग विद द पर्सन, मतलब कि आप किसी पर्सन से अग्री करते हो, दैट इज योर कॉन्ग्रुएंस। एंड दिस इज हाउ यू कैन राइट और एक्सप्लेन एवरी पॉइंट्स वन बाय वन एंड राइट इन सब्जेक्टिव वे। आप इस तरह से फ्लो चार्ट बनाते हो, ये बहुत ही इफेक्टिव लगता है स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर। सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द सेकेंड क्वेश्चन। हमारा दूसरा अनदर क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का ए, डिफाइन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग को स्टूडेंट्स डिफिनेशन देना है, दैट इज अगेन आल्सो कैरिंग 2 मार्क्स। एक आपको ऑथर बेसिस पर लिखना है, एक आपको एज योर विश लिखना है। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट पूछा गया है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स आर द सॉल्ट्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन आवर बॉडी to maintain fluid and electrolytes in the body। जो भी हमारा बॉडी का फ्लूइड है स्टूडेंट्स, उसमें जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स दौड़ रहे हैं वो क्या होता है, हमारा एक तरह का जैसे करंट होता है ना, जैसे हमारे वायर में करंट दौड़ती है, वैसे ही हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स होता है जो कि क्या करता है, चार्ज करता है, जो कि मतलब कि चार्ज पार्टिकल्स होता है, एक तरह से वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसलिए यहाँ पे बोला गया इलेक्ट्रोलाइट्स आर द सॉल्ट्स विच गिव्स एनर्जी to maintain fluid and electrolytes in our body is called as electrolyte. Now come to the second question, enlist the function of body fluids। हमें body fluids के function को enlist करना है। enlist का मतलब बताया था ना मैंने स्टूडेंट, बस आपको thoroughly बताना है one by one, you don't have to explain, but there is huge difference between enlist and the explain one, okay? So हम लोग यहाँ पे enlist करेंगे, लिखेंगे enlisting the फंक्शन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। फिर इसको भी हम लोग बाद में बंद कर देंगे ताकि जो भी हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो हाईलाइट हो जाए। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग फ्लो चार्ट के तौर में बनाएंगे, या फिर आप लोग इसको बस इनलिस्ट करने के लिए बोला गया तो लिखेंगे टू प्रोमोट इंटेस्टाइन हेल्थ, to regulate body temperature। फिर और क्या बोला गया है स्टूडेंट्स,
transport nutrients to the organs, helps convert food into energy। फिर उसके बाद lubrication of joint space flushes the kidney। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है स्टूडेंट्स जो कि आप लिख सकते हो कि हमारे बॉडी फ्लूइड्स का क्या क्या फंक्शन है। तो वो हमारे इंटेस्टाइन हेल्थ को करती है, प्रिवेंट फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, या और भी क्या करता है स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिपेशन से हमें बचाता है, प्रिवेंट करता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, हमारे न्यूट्रिएंट्स के बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाता है, जो भी हमारा नी का या फिर कोई भी जॉइंट्स में जो भी हमारा साइनोवियल फ्लूइड होता है जो हमारे जॉइंट्स में, वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि हमारे स्कल में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, तो वो क्या करता है, किसी भी शॉक या इंजरी के दौरान क्या करता है स्टूडेंट्स, शॉक को प्रिवेंट करता है, वो हमें कुशनी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टू फ्रॉम द एनी काइंड ऑफ इंजरी। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। नाउ एक्सप्लेन टुवर्ड द सी क्वेश्चन, दैट इज एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। जो भी मतलब कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को अफेक्ट करता है उसको हम लोग को यहाँ पे लिखना है। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है तो उसको हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, लिखेंगे फैक्टर्स। देन फैक्टर्स में स्टूडेंट्स हम लोग क्या डाल सकते हैं, एज, क्लाइमेट, स्ट्रेस, डाइट, इलनेस, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टूडेंट्स हम लोग बता सकते हैं फैक्टर्स को इस तरह से फ्लो चार्ट में बना लेंगे। देन वी विल एक्सप्लेन एवरी टॉपिक वन बाय वन। हम लोग इस तरह से फ्लो चार्ट बना लेंगे। फॉलोइंग द फ्लो चार्ट हम लोग उसके बाद पहले एज लिखेंगे, फिर एज को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि मान लो स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा ओवर एज हो गए तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जो बहुत बड़े लोग होते हैं, जो बहुत बड़े लोग इन सेंस जो बहुत ही ओल्ड एज होते हैं, ओवर 60 ईयर्स मतलब कि 80 प्लस जो लोग होते हैं, दे आर नॉट एबल टू स्पीक। उनका जो लैरिंग्स वगैरह होता है वो अनफीबल हो जाता है, मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, वो वापस से इनमेच्योर फेज में जाने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो एज होता है वो मैटर कर जाता है, कम्युनिकेशन में वैरी कर जाता है। देन आफ्टर क्लाइमेट, अगर मान लो कि क्लाइमेट सही नहीं है, किसी भी तरह का अगर मान लो वेदर वगैरह है तो उससे हमें कोल्ड एंड कफ हो सकता है, तो उससे क्या होता है हमारा जो भी टॉन्सिस वगैरह वो बढ़ जाता है, जिसमें कि हम लोग बात नहीं कर पाते हैं। स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस से क्या होता है स्टूडेंट बहुत ज़्यादा जो होता है डीमोटिवेट हो जाता है, वो बात नहीं कर पाता है। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स हमारा जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। उसमें हम लोग क्या देख सकते हैं, और डाइट, जैसे किसी भी तरह का डाइट अगर मान लो कि अगर हम लोग फ्लूइड इनटेक जो है वो हमारा कम हो रहा है तो उसके वजह से हमारा जो डाइट होता है वो भी बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो कि हमारा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को इम्बैलेंस करता है। किसी भी तरह का इलनेस, अगर मान लो जैसे कि कोई अगर बर्न पेशेंट में देखा जाए तो बर्न पेशेंट में क्या होता है जो फ्लूइड का होता है कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से उसके बॉडी में डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है जो कि हमारे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पे इम्पैक्ट करता है। फिर हमारा हो गया किसी भी तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट, जैसे कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट बर्न के पेशेंट में देख रहे थे स्टूडेंट्स, उसमें क्या होता है बर्न के पेशेंट में हम लोग उसको ओरली वाटर नहीं देते हैं, ठीक है, उसके वजह से भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ में इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द अदर क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स we will see our last question, that is also very important and very mandatory question of FO and
तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, न्यूट्रिशन. इट इज ऑल्सो कैरी 2 marks. एज यू नो यू हैव टू राइट वन ऑथर बेसिस एंड वन यू हैव टू राइट एज योर विश. तो न्यूट्रिशन क्या है, तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड ईट food. With the help of food they grow, repair and restoration the health in order to promote, prevent and rehabilitate the health is called as nutrition. तो हम लोग न्यूट्रिशन को इस तरह से डिफाइन कर लेंगे, न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज, फिर कॉमा दे करके डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे. फिर मैंने जो इन डिफिनेशन बोला या आपका जो डिफिनेशन, आपका जो कंटेंट है उसको हम लोग इसमें लिख लेंगे. देन यू हैव टू एंड द इन्वर्टेड कॉमा एंड राइट. अगर ऑथर नेम है तो यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हो. राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन. क्वेश्चन नंबर बी, एज दिस क्वेश्चन कैरी 6 marks, so you have to just write thoroughly for the question number B. तो उसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स, पहले तो हम लोग इस तरह से पॉइंट दे देंगे ताकि जो भी हमारा एग्जामिनर है उसको क्वेश्चन पेपर ना पलटना पड़े. वो क्वेश्चन वो जो आपका आंसर का हेडिंग है वही पढ़ के समझ जाए स्टूडेंट्स कि आप किसके बारे में आंसर लिख रहे हो. तो फॉलोइंग आर द फैक्टर्स विच आर द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, तो उसमें हम लोग फर्स्ट देंगे, उसमें उसके बाद हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स, प्रोवाइड एनर्जी एंड न्यूट्रिशन, एनर्जी एंड फंक्शन, ग्रोथ एंड रिपेयर. फोर्थ में हमारा हो जाएगा स्टूडेंट्स, इम्यून, डिफेंस, डिजीज प्रिवेंशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ. तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप 1 by 1 लिख सकते हैं हमारे जीवन में न्यूट्रिशन का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या होता है न्यूट्रिशन नहीं लेने से. तो इस तरह से आप लिखोगे, आपको पता होगा, आप एग्जामिनेशन में इस तरह से लिख करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हो. आपको बताना होगा कि न्यूट्रिशन लेने से क्या होता है क्या नहीं होता है. तो इसमें आप बता सकते हो कि एनर्जी होता है, हमारी बॉडी के फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरह का ग्रोथ होता है. अगर हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो हमारे में क्या होगा, हमारे में जो भी होगा मैल न्यूट्रिशन हो जाएगा, हमारा जो बॉडी होगा वो फुल्ली ग्रोथ नहीं करेगा. ठीक है, उसके बाद डिजीज में जो भी होगा, डिजीज हम लोग को हो सकता है. डिजीज से बचने के लिए हम लोग अच्छा खाना लेते हैं, हम लोग अच्छे खाने का सेवन करते हैं ताकि जो भी हमारा ग्रोथ हो वो फास्ट हो. हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है न्यूट्रिशन. ठीक है, तो इन ऑर्डर टू प्रोमोट, प्रिवेंट एंड रिहैबिलिटेट द हेल्थ वी विल ऑलवेज कंज्यूम अ गुड न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट फूड. ओके, तो आपको इस तरह से आंसर लिखना है. नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूट्रिशन. ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे न्यूट्रिशन को अफेक्ट करता है. तो इसमें स्टूडेंट्स जस्ट मेड अ न्यू फ्लो चार्ट, आपको एक फ्लो चार्ट बना देना है इसमें. ठीक है स्टूडेंट्स, फैक्टर्स लिखेंगे, फिर इसमें लिखेंगे एज, सेक्स, जेनेटिक्स, फूड क्वालिटी, सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस, क्लाइमेट, स्ट्रेस एंड एंजाइटी. तो स्टूडेंट्स इस
तरह से आप फैक्टर्स को बना सकते हैं और वन बाय वन आप सभी फैक्टर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे जो होता है हमारा न्यूट्रिशन अफेक्ट करता है। जैसे कि हम लोग छोटे बच्चे होते हैं तो अगर हमारी मम्मा हमें फूड नहीं खिलाती है तो हम लोग क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं। फिर सेक्स हो गया, मेल और फीमेल, इनका जो मेटाबॉलिज्म रेट होता है स्टूडेंट्स ये डिफरेंट होता है। जो हमारा जेनेटिक्स हो गया, हमारा जेनेटिक्स कोई कोई जो होता है कितना भी बैलेंस डाइट फूड ले ले, अगर उनका जो जेनेटिक्स है वैसा बॉडी का मतलब कि बिल्डिंग है तो उनका ग्रोथ नहीं हो पाता है। फिर फूड क्वालिटी, आप किस तरह का फूड कंज्यूम कर रहे हो वो भी मैटर करता है। सोच आप अगर गरीबी में हो तो उसमें भी अच्छा फूड नहीं कंज्यूम कर सकते हो। एज वी नो पॉवर्टी लीड्स टू सिकनेस एंड सिकनेस लीड्स टू पॉवर्टी। गरीबी के कारण क्या होता है, हम लोग बीमारी आती है, बीमारी के कारण ही क्या होता है, गरीबी आती है। तो क्लाइमेट अगर मान लो बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर है तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे ऐसे फूड है जो कि हम लोग रीच आउट नहीं कर पाते हैं। फिर उसके बाद स्ट्रेस या एंजाइटी हो गया स्टूडेंट्स, उसमें भी हम लोग न्यूट्रिशन क्या होता है नहीं ले पाते हैं। हम लोग बहुत ही डीमोटिवेट, किसी का अगर मान लो कि डेथ वगैरह होता है तो उस केस में हम लोग बहुत दिन तक फूड को अच्छे से नहीं कंज्यूम कर पाते, हम लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं, हमारा जो भी मतलब फूड का मतलब हंगर होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को फॉलो कर सकते हैं, क्वेश्चन को आप लोग लिख सकते हैं, आंसर को बहुत ही इंप्रेटिव वे में बना सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस आर योर 6 क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ योर एग्जामिनेशन व्हिच विल रियली हेल्प यू इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन and make your practice more better. So always make your habit very discipline और मैनरिज्म में, आप बहुत ही मैनर में बहुत ही डिसिप्लिन वे में रहोगे स्टूडेंट्स। आप अगर फॉलो करोगे अपने पढ़ाई के जो भी आपका मतलब कि रूटीन है, जो भी आपका स्टडी रूटीन है, स्लीप शेड्यूल है, हर चीज़ को आपको लाइफ में एक बैलेंस बना के रखो। जैसे कि होता है ना हमारी बॉडी में फ्लूइड वगैरह बैलेंस होता है, उसी तरह से आप अपनी लाइफ को भी बैलेंस करिए। आप देखिएगा, आप यू विल बी जस्ट गेट द की टू दी सक्सेस, आपका वही की होगा। दिस इज द ओनली मंत्र you will follow in your life and get the success. Thank you for watching my class, students.